दोस्तों आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन एपिक साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में जिसे इस साल के अकेडमी अवार्ड्स में 10 नॉमिनेशंस मिले हैं इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर। इसे डायरेक्ट किया है डेनी विलेनोव ने और ये फिल्म फ्रैंक हर्बर्ट की 1965 की सेम नाम की नॉवल की 2 पार्ट अडेप्टेशन है जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें एक एन्सेम्बल कास्ट है जिसमें शामिल है टिमोथी शैलामे, रेबेका फर्ग्यूसन, ऑस्कर आइजैक, जॉश ब्रॉलिन, स्टेलन स्कार्सगार्ड, डेव बॉटिस्टा, स्टीफन मैकिनली, जेंडाया, चैंग चेन, शॉरन डंकन ब्रूस्टर, शार्लेट रैम्पलिंग, जेसन मोमोआ और हावियर बारडेम। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी डिटेल में समझाऊंगा जिससे आप इस पेचीदा कहानी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों फिल्म शुरू होती है एक डेजर्टेड जगह के सीन से जो एक प्लैनेट है और इसका नाम है एराकिस। फिर हमें नरेटर की आवाज़ सुनाई देती है जो हमें बताती है कि उसका प्लैनेट दिन ढलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ हवा में बहती रेत के साथ आप स्पाइस को महसूस कर सकते हैं। स्पाइस एक बेशकीमती सब्सटेंस है जो इसके यूजर्स को हाइटेंड वाइटैलिटी और एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस देता है और टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल करता है। खैर, इस स्पाइस को इकट्ठा करने और दिन की कड़ी धूप से बचने के लिए आउटसाइडर्स यानी हार्कनन भी रात को ही निकलते हैं। ये वो ताकतवर लोग हैं जो बहुत वक्त पहले इस प्लेनेट पर आए, जिन्होंने स्पाइस प्रोडक्शन को कंट्रोल किया और वो एम्परर से भी ज़्यादा अमीर बन गए। हार्कनन इतने ज़्यादा पावरफुल बन गए कि एराकिस के दमदार वॉरियर्स भी उन्हें हरा नहीं सके, लेकिन एम्परर का एक फरमान आया और सब वहां से निकल गए। नरेटर को समझ नहीं आता कि राजा ने यह रास्ता क्यों चुना और उनके प्लैनेट पर अगले तानाशाह अत्याचारी कौन होंगे। इसी के साथ हमें टाइटल नजर आता है ड्यून पार्ट 1 और कहानी आगे बढ़ती है। साल है 10,193। जगह है हाउस एट्रेडिस के होम वर्ल्ड क्लेडैन यानी प्लैनेट ऑफ ओशियन में। यहाँ एक लड़का नींद से उठता है जिसने अभी एक ड्रीम या यूं कहें एक विजन देखा है। यह है पॉल, हाउस एट्रेडिस का एक लौता वारिस। वो अपनी माँ जेसिका के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा है। यहाँ वो उसे बताती है कि एम्परर के हेराल्ड के आने से पहले उसे सेरेमनी के लिए तैयार होना है, जिसके लिए पॉल जरा भी एक्साइटेड नहीं है। पॉल उससे पानी मांगता है और वो उसे अपनी पावर यानी द वॉइस का इस्तेमाल करके खुद को ऑर्डर देने के लिए कहती है। ये एक ऐसी पावर है जिसमें वो ध्यान और थोड़ी वॉइस पिच को चेंज करके कही गई कोई भी बात उसके सुनने वाले को मनवा सकते हैं। फिर पॉल थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके एक डिफरेंट सी वॉइस में उसे ऑर्डर देता है। वो उसे पानी देके कहती है कि वो काफ़ी करीब है। दरअसल यहाँ वो उसे बेने जेसरेट की पावर्स के लिए ट्रेन कर रही है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसे भी पॉल के इन सपनों के बारे में पता है। ये अक्सर उसे परेशान करते हैं। अगले सीन में हम पॉल को एक ऑडियो बुक पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि एराकिस कितनी बेयाबान जगह है, लेकिन वहां के नेटिव ट्राइब्स ने वहां जीना सीख लिया है और उन्हें वहां दूर दराज इलाकों में रहना पसंद है। इन लोगों को फ्रेमिन कहा जाता है। फ्रेमिन्स के अलावा इस बियाबान में रेतीले प्लैनेट पर जायंट सैंडवर्म्स भी रहते हैं जिन्हें फ्रेमिन्स शाही हुलूद कहते हैं। स्पाइस के ज्यादा संपर्क में रहने की वजह से फ्रेमिन्स की आंखें कुदरती नीली हो चुकी हैं। उनके हमलों की वजह से स्पाइस को कलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उनके लिए स्पाइस एक मायावी चीज है जो लाइफ प्रिजर्व करती है और यह हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। वहीं शाही साम्राज्यों के लिए ये सितारों के बीच सही रास्ता पता करने का एक जरिया है। इसके बिना इंटरस्टेलर यानी सितारों के बीच का सफर तय कर पाना नामुमकिन है। इसीलिए ये ब्रह्मांड की सबसे बेशकीमती चीज है। सीन बदलता है।
नोन यूनिवर्स के लगभग सभी हाउसेस कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं। क्लैनेड में एक अनाउंसमेंट सेरेमनी के लिए एम्परर यानी हाउस कोरिनो के द पादिशाह एम्परर शद्दाम कोरिनो फोर्थ के राजदूत और कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। वहां राजा का फरमान पढ़ के सुनाया जाता है, जिसमें एट्रेडिस को फौरन अरैकिस को टेक ओवर करने के लिए कहा जाता है। यहां हम मिलते हैं हाउस एट्रेडिस के रूलर ड्यूक लेटो से, और वो इस ऑफर को अंगूठी में लगी अपनी मोहर लगा के एक्सेप्ट करता है। सीन चेंज होता है और हम एक एयरक्राफ्ट को कैलेनेड में लैंड होते हुए देखते हैं, और यहां हम मिलते हैं डंकन आइडाहो से। पॉल उससे मिलके बहुत खुश होता है। यहां हमें पता चलता है कि डंकन अगले दिन एडवांस टीम के साथ अरैकिस जा रहा है, और पॉल उसके साथ जाना चाहता है क्योंकि उसने अपने सपनों में डंकन को अरैकिस में फ्रेमन के साथ देखा, जहां एक लड़ाई में उसकी मौत हो गई है। लेकिन डंकन उसे साथ ले जाने से साफ मना कर देता है और वहां से चला जाता है। एट्रेडिस हाउस के पुरखों की कब्र के पास पॉल अपने पिता से अरैकिस जाने की इजाजत मांगता है, पर ड्यूक उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि वो अभी नहीं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सबके साथ अरैकिस जाएगा। वो समझाता है कि वहां कदम रखते ही एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल खतरा हमारा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि सभी ग्रेट हाउसेस एट्रेडिस से लीडरशिप की उम्मीद रखते हैं और ये बात एम्परर को खलती है। और जब हम अरैकिस को एक्वायर कर लेंगे तो हार्कनन और एम्परर के बीच लड़ाई होगी, जिसका फायदा हम उठाएंगे और फ्रेमन को अपने साथ मिला के अरैकिस पर राज करेंगे, और इसलिए वो डंकन को अरैकिस भेज रहा है। वो चाहता है कि पॉल अब काउंसिल में बैठना शुरू करे ताकि वो कुछ सीख सके, क्योंकि वो एट्रेडिस हाउस का वारिस है। लेकिन पॉल को इस बात पे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। लेटो समझाता है कि भले ही तुम राज करना चाहो या ना चाहो, तुम रहोगे मेरे बेटे ही। मैं अपना रास्ता ढूंढ चुका हूं, अब तुम्हें अपना रास्ता ढूंढना है। अगले सीन में हम पॉल को वॉर मास्टर गर्नी हैलक के साथ वॉर ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। पॉल यहां थोड़ा मूडी बर्ताव करता है, लेकिन गर्नी उसे समझाता है कि लड़ाई में मूड का कोई लेना देना नहीं होता। जब कोई वार करता है तो लड़ना ही पड़ता है। वो उसे उसकी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझाते हुए कहता है कि हाउस हार्कनन ने 80 सालों तक अरैकिस पे राज किया और तुम उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो इंसान नहीं, जल्लाद हैं, क्योंकि मैं उनमें से एक से मिल चुका हूं। इधर हाउस हार्कनन के होम वर्ल्ड गीडी प्राइम में ग्लोसू रबान अपने अंकल और हार्कनन लॉर्ड बैरन व्लादिमीर हार्कनन से आके पूछता है, एम्परर हमारी सालों की मेहनत से बनाई सब चीजें एट्रेडिस के राजा लेटो के हाथों में एक तोहफे की तरह कैसे सौंप सकता है। लॉर्ड बैरन उसे समझाता है कि यह तोहफा नहीं, अभिशाप है, क्योंकि एट्रेडिस की ताकत इस वक्त अपने चरम पर है और एम्परर इस बात से जलता है, और जिसको इतनी जलन होती है वो तबाही जरूर लाता है। इधर हम किसी को कैलेनेड में आते हुए देखते हैं। लेडी जेसिका पॉल को नींद से जगाती है और अपने साथ चलने को कहती है, और उसे ये बताती है कि बेने जेजेट स्कूल की मेरी गुरु और खुद एम्परर की ट्रूथ सेयर द रेवरेंड मदर गायस हेलन मोहायम वहां उससे मिलने आई हैं और वो उसके सपनों के बारे में जानना चाहती हैं। दरअसल बेने जेजेट एक ग्रुप है जो की सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फोर्स है। ये सिस्टरहुड है जिसके मेंबर्स उनकी बॉडी और दिमाग को सालों साल तक फिजिकली और मेंटली ट्रेन करके सुपर ह्यूमन पावर्स और एबिलिटीज को ऑब्टेन करते हैं जो बाहर के लोगों को मैजिकल लग सकती हैं। जो मेंबर्स बेने जेजेट एबिलिटीज को अक्वायर करते हैं उन्हें रेवरेंड मदर्स कहा जाता है। डॉक्टर यूए पॉल के वाइटल की जांच करते हुए उसे एक सीक्रेट लैंग्वेज में समझाते हैं कि भले ही बेने जेजेट वाले कितना भी कहें कि वो अच्छे के लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब इनका अपना ही डिजाइन किया गया होता है, इसलिए संभल के जाना। जेसिका पॉल को अंदर ले जाती है। रेवरेंड मोहायम जेसिका को बाहर भेज देती है और पॉल को वॉइस का इस्तेमाल करके अपने सामने घुटने टिकाकर बैठा देती है। ये बात पॉल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि बेने जेजेट के सेंचुरीज लॉन्ग ब्रीडिंग प्रोग्राम की वजह से जेसिका को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि वो एक बेटी को जन्म दे,
जिसका बेटा मेल बेने जेसरेट बनता, जिसे ख्विजात हैदरेक कहा जाता है, और वो ह्यूमैनिटी के बेटर फ्यूचर के लिए काम करता। लेकिन जेसिका ने पॉल को जन्म दिया। पूरी जिंदगी पॉल को लेटो की साइड से कई लोगों ने ट्रेन किया, डंकन आइडाहो, गॉर्डनी हैलेक, सुक डॉक्टर वेलिंगटन यूए और तो फिर हवात। जबकि जेसिका ने पॉल को बेने जेसरेट डिसिप्लिन्स में ट्रेन किया था। रेवरेंड मदर पॉल का एक डेडली टेस्ट लेती हैं, जिससे वो उसका इम्पल्स कंट्रोल चेक करती है, जिसमें वो पास हो जाता है। फिर वो उसे अपने विजन्स के बारे में बताता है और रेवरेंड मदर उसकी बात सुनकर वहां से चली जाती है। बाहर वो जेसिका को बताती है कि उसका इतना भयानक टेस्ट लेना जरूरी था, क्योंकि उसमें हमारी शक्तियां हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि ये नादान लड़का ख्विजात हैदरेक बन सकता है तो इसके लिए उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। उसकी दिव्य दृष्टि अभी बहुत कमजोर है। फिर वो ये बता के वहां से निकल जाती है कि एरेकिस में उनका इंतजाम कर दिया गया है। जेसिका देखती है कि पॉल पीछे खड़ा होके सब सुन रहा था। उसके पूछने पर वो उसे ख्विजात हैदरेक की सच्चाई के बारे में बताती है, जो इंसानियत के उद्धार के लिए आएगा और स्पेस एंड टाइम, पास्ट एंड फ्यूचर के अंतर को मिटा देगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो आ चुका है। हाउस एट्रेडिस एराकिस के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंच के हम देखते हैं कि मैंटेड तो फिर हवात वहां पहले से ही मौजूद है और उसकी एडवांस टीम ने शहर को सुरक्षित कर दिया है। एराकिस की भीड़ उन्हें देख के चैंट कर रही है, लिसान अल गैब। वो वहां से शहर के लिए रवाना हो जाते हैं, एक ड्रैगन फ्लाई जैसे दिखने वाले प्लेन में, जिसे ऑर्निथॉप्टर कहा जाता है। वहीं जेसिका पॉल को समझाती है कि लिसान अल गैब का मतलब है मसीहा। उन लोगों को तुम्हारे अंदर कुछ दिखाई दिया, पर पॉल के मुताबिक वो वही देख रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है। वहीं गॉर्डनी हैलेक को ड्यूक लेटो समझाता है कि स्पेसपोर्ट और स्पाइस रिफाइनरी उनके लिए दो वल्नरेबल जगह हैं, इसलिए ड्यूक चाहता है कि गॉर्डनी खुद वहां पहरा दे, क्योंकि अगर वो स्पाइस को बाहर नहीं भेज पाए तो सबकी वहीं पर मौत हो जाएगी। इधर जेसिका हाउसकीपर के लिए कुछ औरतों का मुआयना करती है और एक शेड आउट नाम की औरत पर आके रुक जाती है, जिसने अपने कपड़ों के अंदर एक क्रिस नाइफ छुपाया होता है, मगर वो कहती है कि ये हमले के लिए नहीं बल्कि एक तोहफा है, अगर वो उसी भविष्यवाणी से जुड़ी है तो। जेसिका उसे यकीन दिलाती है और शेड आउट उसे खुशी के आंसू के साथ वो नाइफ दे देती है। पॉल एक प्रोजेक्टर से एराकिस के कुछ रेयर पौधों के बारे में सीख रहा होता है कि तभी वहां एक हंटर सीकर कीड़ा पहुंच जाता है, जो ये संकेत देता है कि पॉल की जान खतरे में है। पता चलता है कि इस कीड़े को वाटर पाइप्स के जरिए छोड़ा गया था। तो फिर हवात सुरक्षा में हुई इस चूक के लिए माफी मांगता है और ड्यूक जल्दी ही इस हमलावर को ढूंढने का आदेश देता है। इधर मैडम रेवरेंड हाउस पेट्रियार्क बैरन व्लादिमीर हार्कनेन से कहती है कि इस तख्ता पलट में एट्रेडिस के किसी आदमी की मुझे परवाह नहीं है, पर इसमें जेसिका और उसके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमसे एसोसिएटेड हैं। व्लादिमीर उसके सामने तो बात मान जाता है कि वो उन्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके जाते ही कहता है कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एरेकिस से वो लोग बच नहीं पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि पॉल एट्रेडिस की पहली स्ट्रैटेजी मीटिंग अटेंड करता है। यहां तो फिर समझाता है कि हार्कनेन्स यहां से हर साल 10 बिलियन सोलरिस मुनाफे के तौर पर ले जाया करते थे, पर फिलहाल हम इस तरह के मुनाफे की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि हार्कनेन्स यहाँ की मशीन्स को बहुत ही बुरे हालात में छोड़कर गए हैं। वो उन्हें हालात का जायजा दिलाने बाहर ले जाकर स्पाइस सेलोस दिखाता है, जिसके सभी क्रेट्स को उन्हें हर स्टैंडर्ड 25 दिनों में भरना होगा, जो अभी के हालात के हिसाब से काफी मुश्किल है। इसी पर कार्रवाई और निरीक्षण के लिए एम्परर ने चुना है इंपीरियल इकोलॉजिस्ट जज डॉक्टर लीड काइंस को, जो 20 सालों से यहां हैं। ड्यूक उससे मिलने के लिए कहता है। तभी डंकन आइडाहो वहां पहुंच के ड्यूक को इन्फॉर्म करता है कि वो 4 हफ्ते डेजर्ट में छुपी फ्रेमेन कम्युनिटी के साथ था, जिसका नाम है सीच। वो गुफाओं में रहते हैं और ऐसी सैकड़ों गुफाएं यहां मौजूद हैं, यानी कि लाखों फ्रेमेन्स। डंकन
उनके योद्धाओं की तारीफ करते हुए कहता है कि ऐसे वॉरियर्स इंपीरियल में भी नहीं होंगे। उसी सीज का चीफ स्टिलगार ड्यूक से मिलने आया है। स्टिलगार बिना डरे एक क्रिस नाइफ लेके अंदर चला आता है। ड्यूक उससे कहता है कि हमारे लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, पर स्टिलगार इस बात से सहमत नहीं है। उसके मुताबिक वो लोग सिर्फ स्पाइस के लिए आते हैं, उसे लेते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। ड्यूक उससे कुछ मांगने के लिए कहता है। स्टिलगार का कहना है कि उन्हें सिर्फ स्पाइस ही तो चाहिए, तो उसे लो और शील्ड वॉल के इस तरफ वापस आ जाओ। हम नहीं चाहते कोई हमारी जमीन पर कब्जा करे या हमारे सीचेस को ढूंढे। वैसे भी ये रेगिस्तान सदियों से हमारा रहा है, ना कि आपका। ड्यूक समझाता है कि एम्परर ने ये जगह उसे सौंपी है और इसलिए फर्ज की वजह से वो रेगिस्तान ना जाने का कोई वादा नहीं करता, पर यह भरोसा जरूर दिलाता है कि तुम्हारे सीचेस हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे और जब तक वो राजा है तब तक उन पे कोई आंच नहीं आएगी। स्टिलगार उसकी बात मान जाता है और जाते जाते पॉल से अपनी लैंग्वेज में कहता है, मैं तुम्हें पहचानता हूं। अगले सीन में डंकन पॉल को फ्रेमन की बनाई गई बेहतरीन चीजों के बारे में बताता है, जैसे स्टिल सूट्स, सैंड कॉम्पैक्टर और पैरा कंपास, जिसे वो पॉल को गिफ्ट भी करता है। वो फ्रेमेंस को एडमायर करता है क्योंकि इस रेगिस्तान से उनका बहुत गहरा नाता है। वो खतरनाक और वफादार दोनों हैं और इस रेत का हिस्सा हैं। फिर कुछ जानलेवा गर्मी के बढ़ने की चेतावनी के बाद हम मिलते हैं डॉक्टर लीट काइन से। वो सभी के स्टिल सूट्स चेक करती है और इसके फायदे समझाती है, जिसके बिना ये लोग भयंकर गर्मी में 2 घंटे भी जिंदा नहीं रह सकते। ये कमाल का सूट बॉडी मूवमेंट से चार्ज होता है, बॉडी के मॉइस्चर को रिसाइकिल करता है, जिसे पीने के लिए भी यूज किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। डॉक्टर काइंस पॉल का सूट देख के चौंक जाती है क्योंकि उसने अपने जूतों को सही से बांधा था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये उसने पहली बार पहना है। फिर वो उन्हें स्पाइस सैंड्स दिखाने ले जाती है। वहां वो उन्हें सैंडवर्म्स के बारे में बताती है, जो बहुत बड़े कीड़े होते हैं और रेगिस्तान की सतह के नीचे रहते हैं। वहीं रिदम्स का पीछा करते हुए ट्रैवल करते हैं और अटैक के वक्त ही बाहर आते हैं। स्पाइस हार्वेस्टिंग के दौरान ये एक बड़ा डेंजर है जिससे उन्हें निपटना पड़ता है। इसी फ्लाइट के दौरान उन्हें स्पाइस हार्वेस्टिंग मशीन दिखती है जो स्पाइस इकट्ठा कर रही है 21 लोगों के एक स्टैंडर्ड क्रू के साथ, पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो उसे वहां से उठा नहीं पाते और एक सैंडवॉर्म उस एक्टिव स्पाइस हार्वेस्टर की तरफ बढ़ रहा है। लेटो और उसकी टीम वहां सैंडवॉर्म के उन्हें निकलने से पहले ही क्रू के सभी लोगों को अपने ऑर्निथॉप्टर्स में बैठा के रेस्क्यू कर लेती है। पर इससे पहले जब पॉल नीचे उतर के लोगों को जहाज में चढ़ाने के लिए कहता है, तब वहां फैले हुए स्पाइस भंडार से बह रही हवा के एक्सपोजर से पॉल को पहले ही कुछ अंदेशे होने लगते हैं। उसे वहां खुजात हैदरक की आवाजें सुनाई देती हैं और गर्नी जैसे तैसे उसे वहां से बचाता है। वापस आकर पॉल वहां हुए हादसे के बारे में जेसिका को बताता है, जिसे वो स्पाइस से हुई एक एलर्जिक रिएक्शन मानती है। वो कहता है कि ऐसा लगा जैसे उसने वहां अपनी ही मौत देखी, पर ऐसा कुछ था नहीं। बस ये पता है कि क्रिस नाइफ किसी ना किसी तरह यहां अहम भूमिका निभा रहा है। वो ये भी जानता है कि जेसिका प्रेग्नेंट है और ये सुन के वो बहुत हैरान होती है कि उसे इस बारे में कैसे पता है। यहां से हम सीधा पहुंचते हैं सेलूसा सिकंडर्स यानी इंपीरियल आर्मी प्लैनेट पर, जहां हार्कनेन सार्दोकार की आर्मी को अपने साथ मिलाकर एट्रेडिस की फोर्सेस को हराना चाहते हैं, जो सबसे बेहतरीन फोर्स है। यहां ड्यूक पॉल के लिए चिंतित है, इसलिए वो जेसिका से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम पॉल का ख्याल रखना। उसी रात जब वो सो रहे होते हैं तब ड्यूक पर एक जानलेवा हमला होता है। उसकी सिक्योरिटी पहले ही किसी बहरूपिये ने डिसेबल कर दी थी और उसके गार्ड्स को मार दिया था, जिससे गर्नी भी उसका ऑर्डर नहीं सुन पाया। दरअसल हुआ यह है कि डॉक्टर यूए ने ही अराकिन की शील्ड्स को डिसेबल किया, जिससे हार्कनेन और सर्दोकार की आर्मीज एट्रेडिस फोर्सेस पर बड़ा हमला करने में कामयाब रहीं। एक सोल्जर गर्नी को जगाता है और वो भी जवाबी हमला करना शुरू कर देते हैं और तबाही बढ़ती ही जाती है। ड्यूक लेटो पर हमला भी यूए की देखरेख में ही हुआ था।
वो लॉर्ड ड्यूक को असहाय कर देता है और फिर डॉक्टर यूए ने बताया कि उसकी वाइफ लॉर्ड बैरन के कब्जे में है। वो उसकी आज़ादी चाहता है किसी भी कीमत पर, और उसकी कीमत खुद लॉर्ड ड्यूक लेटो है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हार्कनन उसकी वाइफ के साथ बहुत ही घटिया सलूक करेंगे। इसी के साथ यूए लेटो के एक दांत को एक आर्टिफिशियल दांत से रिप्लेस कर देता है, जो कि एक पॉइजन गैस कैप्सूल होता है। वो समझाता है कि जब भी तुम इस पे जोर से प्रेशर डालोगे तो इसमें से जहर निकलेगा जो तुम्हारा खात्मा तो करेगा ही, लेकिन हवा के जरिए तुम्हारे आसपास के लोगों को भी मार देगा। इसीलिए इसे बैरन के आसपास ही तोड़ना। फिर वो उसकी रॉयल स्टैंप वाली अंगूठी निकाल लेता है और हम देखते हैं कि सारी जगह बुरी तरह से जल रही है। वहीं डंकन कुछ लोगों से निपटता है और देखता है कि जेसिका और पॉल वहां नहीं हैं। दरअसल इस हमले के दौरान हार्कनेंस जेसिका और पॉल को किडनैप करके अपने साथ ले जा चुके हैं। डंकन भी एक ऑर्निथॉप्टर चुरा के वहां से निकल जाता है। इधर डॉक्टर यूए ड्यूक लेटो को लॉर्ड बैरन के पास सौंप देता है, जो ऐसा करते ही डॉक्टर यूए को मार देता है। इधर पॉल अपनी बेने जेजेट वाली वॉइस से किडनैपर्स को चकमा देने की नाकामयाब कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे सैंडवर्म को सौंपने वाले होते हैं उसकी वॉइस काम कर जाती है और वो जेसिका की पट्टी खुलवा देता है। फिर दोनों अपने किडनैपर्स पे भारी पड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। वो लैंड करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मरने से पहले उन्होंने ऑर्निथॉप्टर को खराब कर दिया है। उन्हें डॉक्टर यूए का मैसेज और एक सर्वाइविंग किट मिलती है और दोनों वो रात रेत के अंदर सैंड कॉम्पैक्टर से बनाए गए टेंट के अंदर बिताते हैं। वहीं बैरन यूए को मार के जब ड्यूक को मारने वाला होता है तो ड्यूक पॉइजन गैस रिलीज कर देता है और खुद को और बैरन के कोर्ट मेंबर्स को मार देता है, लेकिन बैरन इसमें बच जाता है। पॉल को डॉक्टर यूए के मैसेज के साथ ड्यूक की अंगूठी भी मिलती है, जिससे वो और जेसिका समझ जाते हैं कि लेटो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहां स्पाइस की मौजूदगी की वजह से पॉल को कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जिसमें पूरे यूनिवर्स में एक होली वॉर चल रही है। वहां बहुत लोग लड़ रहे हैं, जिसमें वो खुद भी शामिल है। उसकी आंखें फ्रेमेन की तरह नीली हो चुकी हैं। होली वॉरियर्स ने हाथ में एट्रेडिस का बैनर पकड़ा हुआ है और वो सभी पॉल का नाम लेकर लड़ रहे हैं। पॉल ये सब देख के घबरा जाता है। ये चीजें उसे क्रेजीनेस फील करवाती हैं। उसकी मां को उसका डर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे पता है यही फ्यूचर है। कुछ देर बाद वो उस रेत के नीचे बने टेंट से बाहर निकलते हैं। उन्हें वहां से डंकन गुजरता हुआ नजर आता है, जो उन्हें बचा लेता है और लेटो की मौत की बुरी खबर सुनाता है, जिसके बारे में वो पहले से जानते थे। वो पॉल को अपना नया राजा मान लेता है। डंकन इस वक्त तक ये जान चुका है कि एम्परर ने हाउस एट्रेडिस को यहां मरने के लिए भेजा है। डंकन ऑर्निथॉप्टर के अंदर उनसे जंग की सारी चीजें शेयर करता है कि हार्कनन ने ज्यादा आबादी वाली सभी जगह तबाह कर दी हैं और वहां सार्दोकार के योद्धाओं की 2 बटालियंस भी थी, जो बहुत ही खूंखार योद्धा हैं। ये सब सुन के पॉल और जेसिका भी एम्परर की असलियत समझ जाते हैं। वो डॉक्टर काइन से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ भी बताने की इजाजत नहीं है, पर वो फिर भी उनका साथ देती है। एक तूफान के आने की दस्तक है। डॉक्टर काइंस उन्हें एक इकोलॉजिकल रिसर्च स्टेशन ले जाती है, जिसे एरेकिस को खूबसूरत बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसे स्पाइस मिलने के बाद सबने नजरअंदाज कर दिया। वो उन्हें स्टील सूट्स दिलवाती है। यहाँ पॉल समझाता है कि सभी ग्रेट हाउसेस इसी चीज से डरते हैं जो अभी उनके साथ हो रही है। वो अब खुद एम्परर की गद्दी पर बैठना चाहता है, क्योंकि एम्परर का कोई बेटा नहीं है और अभी बेटियों की भी शादी नहीं हुई है। काइंस उसकी इस बात को ये कह के खारिज करती है कि वो तुमसे डरता है, इसीलिए तुम्हें खत्म करना चाहता है। जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। फिर पॉल फ्रेमिन के लिसान अलगैब में यकीन के बारे में पूछते हुए डॉक्टर काइंस को उसी के पास्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सपने में देखा था। पर कुछ ही देर बाद सर्दोकार उन्हें ट्रैक कर लेते हैं
वो वहां हमला करते हैं और डंकन और कुछ फ्रेमन जेसिका, पॉल और काइंस को फैसिलिटी से एस्केप करवाने के लिए कुछ देर सर्दोकार से लड़ने के बाद अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। काइंस उनसे अलग हो जाती है और उन्हें रोशनी का पीछा करने को कहती है और बताती है बाहर एक थॉप्टर होगा, उसे लेके 5000 फीट से ऊपर उड़ना क्योंकि वहां ज्यादातर धूल होती है। वहां बने रहना, साउथ की तरफ बढ़ना और फ्रेमिन को ढूंढना। वो दूसरे स्टेशन पहुंचने के लिए सैंडवर्म को राइड के लिए बुलाती है, लेकिन सर्दोकार के ट्रूप्स एम्परर से गद्दारी के लिए उस पर पीछे से हमला कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर काइंस सिर्फ शाही हुलूद को अपना असली मास्टर बताती है और सैंडवर्म को बुलाती है जो उन सबको निगल जाता है। इधर बैरन पॉइजन से हुए नुकसान के हीलिंग प्रोसेस में बिजी होता है। उसका नेफ्यू रेवान बताता है कि उसने जेसिका और पॉल को तूफान में फंसा दिया था जिससे बचना नामुमकिन है और उसे पूरा यकीन है कि वो लोग मर चुके हैं। ये सुन के बैरन खुश होता है कि काम खत्म हुआ और फिर वो अरेकिस की कमान रेबान को सौंप देता है और उसे स्पाइस रिजर्व्स को बेचने और प्रोडक्शंस को दोबारा शुरू करने का ऑर्डर देता है ताकि तख्ता पलट के काम में जो खर्चा हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। पॉल और जेसिका उनका पीछा कर रहे जेट्स की नजरों से बचते बचाते डीप डेजर्ट में पहुंच जाते हैं और थॉप्टर से लैंड होते ही चट्टान की तरफ दौड़कर अपना स्टील सूट पहन लेते हैं। पॉल पैराकंपस के जरिए उस सीज का पता लगाता है जहां डंकन ने वक्त बिताया था। वो रात में उस जगह के लिए निकलने का फैसला लेते हैं। वहां पहुंचने के दौरान एक सैंडवर्म उनका पीछा करने लगता है। वो भागते हैं लेकिन सैंडवर्म बाहर निकल के उनके एकदम सामने खड़ा हो जाता है, पर कहीं से थंपर की आवाज सुनकर सैंडवर्म उस आवाज की तरफ निकल जाता है क्योंकि जैसा मैंने कहा ये वर्म्स रिदम से अट्रैक्ट होते हैं। पॉल समझ जाता है कि इसे बुलाया गया था। कुछ ही देर में वहां से सारे छिपे हुए फ्रेमन बाहर निकल आते हैं जिसमें स्टिलगार और हमारी नरेटर और पॉल के विजन्स में आने वाली लड़की भी शामिल है जिसका नाम है चानी। वो इस पे बहस करने लगते हैं कि इनके साथ क्या करना है। स्टिलगार जेसिका को कमजोर समझ के उससे लड़ता है जिसमें वो कुछ ही सेकंड में उसे धूल चटाकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। स्टिलगार हार मान लेता है और उनकी मदद करने और उन्हें अपने सीच में शामिल करने का वादा करता है और चानी को उनका ख्याल रखने के लिए कहता है। पर उन्हीं में से जेमिस नाम का एक फ्रेमन स्टिलगार की बात से सहमत नहीं है और वो उसे अमताल रूल के अंडर लड़ने की चुनौती देता है, जिसका मतलब है किसी चीज को अच्छी तरह जानने के लिए उसकी सीमाएं जानना जरूरी है। अपनी टॉलरेंस के बियॉन्ड पुश किए जाने पर ही उसका ट्रू नेचर दिखाई देगा। यानी कि इस लड़ाई में जो हारेगा उसे मौत का सामना करना होगा। उनकी लड़ाई से पहले पॉल को एक विजन दिखाई देता है जिसमें यह कहा जाता है कि खुजात हैटरैक के राइज होने के लिए पॉल का गिरना जरूरी है। फिर उनकी लड़ाई शुरू होती है और 2-3 बार झिझकते हुए पॉल अमताल रूल को फॉलो करते हुए जेमिस को मार देता है। स्टिलगार उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है और वो उन्हें अपने सीच की ओर ले चलने के लिए कहता है, लेकिन जेसिका स्टिलगार को टोकती है और पॉल को इस ग्रह से कुछ भी करके बाहर निकालने को कहती है, पर पॉल मना कर देता है, ये कहते हुए कि एम्परर ने उसके फादर को यहाँ भेजा था। ना तो वो दौलत के लिए यहाँ आए थे और ना ही स्पाइस के लिए, बल्कि सिर्फ फ्रेमेंस के साथ के लिए। इसलिए उसका मुकद्दर इसी रेगिस्तान में है और वो ये चीज़ देख सकता है। वो उनमें शामिल होने के लिए स्टिलगार की इजाज़त मांगता है। फिर जेसिका और पॉल सभी फ्रेमेंस के साथ वहाँ से निकल पड़ते हैं और फिल्म का पहला पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है।